स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्रहार, आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। तो ये साफ हो चुका है कि देश में पहली बार लोकसभा स्पीकर पद के लिए चुनाव होगा। कल का दिन सबसे ज्यादा अहम है। कल सुबह 11 बजे स्पीकर के लिए चुनाव होने जा रहा है। यानी इसका सीधा सीधा मतलब है कि प्रधानमंत्री मोदी का फर्स्ट एग्जाम स्पीकर के पद के लिए होने जा रहा है। एनडीए और विपक्ष की तरफ से उम्मीदवार फाइनल हो चुके हैं, नॉमिनेशन भी हो चुका है। ओम बिरला एनडीए की तरफ से स्पीकर के उम्मीदवार हैं, वहीं विपक्ष की तरफ से के सुरेश स्पीकर के कैंडिडेट बनाए गए हैं। ओम बिरला के लिए जो प्रस्तावक हैं वो बने हैं लीडर ऑफ द हाउस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और के सुरेश ने भी कांग्रेसी नेताओं के साथ जाकर अपना नॉमिनेशन फाइल कर दिया है। अब देखिए, नंबर्स के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो ओम बिरला के सामने कोई चुनौती है नहीं, एनडीए के सामने कोई चुनौती है नहीं, लेकिन विपक्ष इस बार साफ साफ एक क्लियर मैसेज देना चाहता है, ये बताने की कोशिश करना चाहता है कि इस बार विपक्ष मजबूत है और विपक्ष कतई भी डिफेंसिव होकर खेलने वाला नहीं है। अगर विपक्ष के फैसलों को नहीं माना जाता है, अगर विपक्ष से सहमति नहीं बनाई जाती है, तो विपक्ष इस बार फ्रंट पर आकर लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है और ऐसा ही स्पीकर पद के लिए होता हुआ नजर आ रहा है। इस बीच नेताओं के रिएक्शन सामने आ रहे हैं। पीयूष गोयल क्या कह रहे हैं, सुनवाते हैं आपको। ऐसा है, लोकतंत्र की अपनी एक प्रणाली होती है। उसमें आज के दिन स्पीकर का चुनाव था। माननीय स्पीकर के पद के लिए सभी एनडीए के घटक दलों से चर्चा के बाद ऐसा तय हुआ कि माननीय ओम बिरला जी लोकसभा के माननीय अध्यक्ष के रूप में सेवा करें, और सुबह भी माननीय खड़गे जी से माननीय राजनाथ सिंह जी ने चर्चा करनी चाहिए, पर वो किधर व्यस्त थे, तो उन्होंने कहा कि वेणुगोपाल जी आपको बात करेंगे। लेकिन जब बालू जी और वेणुगोपाल जी से बात हुई, उसमें जिस प्रकार से एक पुरानी मानसिकता है कि हम डिक्टेट करेंगे टर्म्स को, उस मानसिकता को फिर से दिखाया गया कि नहीं, शर्त है कि पहले लोकसभा का उपाध्यक्ष कौन होगा वो पहले तय करें, फिर अध्यक्ष के लिए समर्थन मिलेगा। इस प्रकार की राजनीति को हम की निंदा करते हैं, और मुझे लगता है कि अच्छी परंपरा ये रहती है कि लोकसभा निर्विरोध एक सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुनता, तो लोकसभा की भी मर्यादा अच्छी रहती, सभी पक्ष का उसमें योगदान रहता, और स्पीकर वैसे भी किसी सत्तारूढ़ पार्टी या विपक्ष का नहीं होता है, वो पूरे सदन का होता है। वैसे ही उपाध्यक्ष भी कोई पार्टी या दल का नहीं होता है, पूरे सदन का होता है, और इससे उसमें सदन की सहमति हो, ऐसे शर्तों के आधार पर कि किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति या पर्टिकुलर पक्ष का ही उपाध्यक्ष हो, वो लोकसभा की कोई परंपरा में नहीं बैठता है। धन्यवाद। विपक्ष ने उम्मीदवार को कॉल बैक नहीं किया गया आपके द्वारा। राहुल गांधी जी ने कहा कि खड़गे जी ने वैसे जहाँ तक खड़गे जी का प्रश्न है, एक सीनियर लीडर हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ। कल से लेकर आज तक उनसे 3 बार हमारी बात पहली बार होने जा रहा है। तो चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, दोनों ये कह रहे हैं कि परंपरा का पालन किया जा रहा है। एक तरफ विपक्ष ये कह रहा है कि परंपरा ये रही है कि अगर स्पीकर सत्ता पक्ष का है तो डिप्टी स्पीकर विपक्ष का होना चाहिए, कन्वेंशन ये कहता है। और यही बात आपने अखिलेश यादव और राहुल गांधी की ज़बानी भी सुनी होगी। लेकिन जब डिप्टी स्पीकर को लेकर बात नहीं बन पाई, सहमति नहीं बन पाई, तो विपक्ष ने फैसला लिया कि वो स्पीकर के चुनाव में उतरेगा, और बाकायदा के सुरेश का नॉमिनेशन फाइल करवा दिया गया है। अब कल देखना दिलचस्प होगा, जब सुबह 11 बजे लोकसभा की कार्यवाही शुरू होगी, सदन की कार्यवाही शुरू होगी और गुप्त मतदान होगा। क्योंकि अब देखना दिलचस्प है कि 293 नंबर एनडीए के पास हैं, 234 नंबर इंडिया ब्लॉक के पास हैं। अब किसमें कितना प्लस माइनस होता है, यह देखना बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि लोकसभा स्पीकर के लिए जो मतदान होता है वो गुप्त मतदान होता है। कौन किसके पक्ष में मतदान कर रहा है, कौन किसके खिलाफ मतदान कर रहा है, यह तय कर पाना मुश्किल होता है। लेकिन जो फाइनल आंकड़ा आता है उससे यह समझ में आता है कि किसकी रणनीति सफल साबित होगी और कौन राजनीतिक तौर पर जीत हासिल कर पाएगा इस पूरे फैसले में। क्योंकि फिलहाल नंबर्स के लिहाज से एनडीए काफी मजबूत नजर आ रहा है। देवेंद्र, बार बार आप भी ये जिक्र कर रहे हैं, हम भी ये जिक्र कर रहे हैं कि परसेप्शन की लड़ाई है, एक एनडीए के खिलाफ नैरेटिव गढ़ने की कोशिश इंडिया ब्लॉक की तरफ से की जा रही है। इसका जवाब भी तो सरकार को कोई ना कोई देना होगा ना, इस नैरेटिव को भी तो सरकार को तोड़ना होगा। और इस दिशा में क्या कदम उठाया जाएगा एनडीए की तरफ से?
देखिए, ऐसा नहीं है कि ये तोड़ा नहीं जा रहा है या जवाब दिया नहीं जा रहा है। वो लगातार आप देखें तो अलग अलग उदाहरणों को लेकर जब जब इस प्रकार का अटैक होता है उस अटैक का जवाब दिया जाता है। जैसे प्रोटेम स्पीकर के मामले में आपने देखा कि खुद संसदीय कार्य मंत्री सामने आए, बताया और उन्होंने पहले का उदाहरण देकर ये बताया कि कैसे पहले क्या क्या होता रहा है और उसी हिसाब से ये फैसला किया गया है। 2-3 एक्सेप्शन के बारे में भी उन्होंने बताया था कि कैसे पहले के समय में क्या हुआ था। तो उस लिहाज से ऐसा नहीं है कि सत्ता पक्ष इसमें चुप हो। आज के मामले को भी देखें तो लगातार सत्ता पक्ष के द्वारा ये कहा जा रहा है कि क्योंकि शर्त रखी जा रही थी, हम स्पीकर की बात कर रहे हैं, हाउस में जो अभी टास्क है वो इस हाउस को अपना स्पीकर चयन करना है, डिप्टी स्पीकर का वो अभी एजेंडा में ही नहीं है, वो आगे कभी आएगा। तो उस लिहाज से ये शर्त रखने का क्या मतलब है? सत्ता पक्ष ये नैरेटिव देगा, दूसरी तरफ अपोजिशन का नैरेटिव हम सुन रहे हैं। तो ये नैरेटिव गढ़ने की कवायद लगातार जारी रहेगी और जैसा कि लोकतंत्र में बार बार कहा जाता है कि खूब बोलो, जोर बोलो, ऊंचा बोलो, लगातार बोलो, दोनों ही पक्ष इस मसले को ऐसा करते हुए नजर आ रहे हैं। और मसला ये हो जाता है कि क्या नंबर्स गेम के बाद नैरेटिव को ग्राउंड पे जिस रूप में जाना चाहिए उसमें आप ले जाने में सफल हो पाते हैं। दोनों पक्षों के लिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है और वो देखने वाली बात होगी कल तक की जो प्रक्रिया है वो कैसे चलती है। और उसके बाद ज़्यादा महत्वपूर्ण ये रहेगा कि आगे जब सदन की कार्रवाई होगी तो पिछली बार ओम बिरला सर्वसम्मति से स्पीकर थे, अब चुनाव जीत कर वो आए हैं, तो फिर अपोजिशन के दलों का रवैया चेयर के प्रति कैसा रहता है वो देखने वाली बात रहेगी। बिल्कुल। और ओम बिरला पर कई तरीके के आरोप 17वीं लोकसभा में लगाए गए थे, विपक्ष की तरफ से पक्षपात करने के आरोप लगाए गए थे और ये कहा गया था कि जानबूझकर विपक्ष के सांसदों के माइक बंद करवा दिए जाते हैं, उन्हें सदन की कार्यवाही से हटवा दिया जाता है। और अब जब उनके खिलाफ चुनाव लड़ा जा रहा है और ओम बिरला अभी तक की स्थिति ये बता रही है कि लोकसभा स्पीकर का ये चुनाव कंफर्टेबली जीत जाएंगे, तब वो चेयर पर बैठेंगे, विपक्ष का रवैया क्या होगा, स्पीकर का रवैया क्या होगा, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन अब देवेंद्र, मैं आपसे डेप्यूटी स्पीकर को लेकर भी समझना चाह रही हूं। पहले जब सर्वसम्मति की बात की जा रही थी तब सत्ता पक्ष डेप्यूटी स्पीकर को लेकर विपक्ष को कोई आश्वासन नहीं दे पा रहा था, अब तो खुलकर विपक्ष मैदान में आ गया है। अब कुछ हाथ लगेगा विपक्ष के कि नहीं देवेंद्र? बिल्कुल नहीं, दूर दूर तक नहीं। और पहले भी सत्ता पक्ष ये नहीं सोच रहा था कि हाँ अपोजिशन की इस डिमांड को हमें पूरा कर देना है। अपोजिशन इसका मतलब ये कि इंडिया ब्लॉक के नेताओं की डिमांड को पूरा करना है। क्या वैसे दल जो कि इंडिया ब्लॉक से अलग हैं, क्या उनको दिया जा सकता है, किसी सहयोगी दल को ऑफर किया जा सकता है, इन सारी चीज़ों पर चर्चा चल रही थी। लेकिन वो आगे होना था कि जब भी डिप्टी स्पीकर के चुनाव का मामला हो तब। अब जब स्पीकर का चुनाव हो गया तो फिर इसमें तो सवाल ही नहीं पैदा होता है कि डिप्टी स्पीकर के लिए अपोजिशन को ये पद ऑफर किया जाए और समझा जा सकता है कि वो एनडीए के किसी सहयोगी दल को हो सकता है, बीजेपी के किसी व्यक्ति को हो सकता है। देवेंद्र, बीच में रोक रही हूं, के सुरेश उन्होंने नॉमिनेशन फाइल किया है, वो क्या कह रहे हैं सुनवाते हैं। No. Only. Just now only filed a nomination. It's a party decision, not my decision. You have to ask the party leaders. They will give you details. Just complete it. Do you hope that you will win? It's a contest. How can I say I will win or lose? It's a election. After result only we can understand. सर, संख्या बल तो साफ दिखाई देता है, क्या रणनीति रही है कि आप डेप्यूटी स्पीकर have you majority, you have not majority despite that you have filed. Whether winning or losing, there is a convention in Lok Sabha. So speaker will be in the ruling party or opposition will be the deputy speaker. Last two Lok Sabha, they denied us because they said you are not a recognized opposition. Now we are a recognized opposition. It's a deputy speaker is right for us, but they are not ready to give us. Again, till 11:50, we are waiting for the reply from the government side, but they didn't give any reply. That's why we filed. Time is there. तो आपने सुना के सुरेश जो कि विपक्ष के उम्मीदवार हैं लोकसभा स्पीकर के लिए, वो ये कह रहे हैं कि ये कॉन्टेस्ट है और इसमें कौन जीतेगा कौन हारेगा इससे मतलब नहीं है। मतलब ये है कि सरकार अपनी मनमानी कर रही थी, डिप्टी स्पीकर का पद हमें देने के लिए तैयार नहीं थी। इस बीच वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब नॉमिनेशन फाइल किया गया है ओम बिरला की तरफ से, जिनके प्रस्तावक बने हैं लीडर ऑफ द हाउस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसमें आपको गृह मंत्री अमित शाह नजर आ रहे होंगे, जेपी नड्डा आपको नजर आ रहे होंगे, संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू आपको नजर आ रहे होंगे, चिराग पासवान आपको इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। तो एनडीए की शक्ति क्या है, एनडीए कितना मजबूत है, ये तो इस नॉमिनेशन में भी दिखाने की कोशिश की गई है ओम बिरला के। उधर दूसरी तरफ जो तस्वीर है वो के सुरेश की है, जो कि 8 बार के सांसद हैं कांग्रेस के, उन्हें प्रोटेम स्पीकर कांग्रेस बनाना चाहती थी। दलित कार्ड के सुरेश के चेहरे के तौर पर विपक्ष ने खेलने की कोशिश की है, एक परसेप्शन गढ़ने की कोशिश की है कि ये सरकार डिक्टेटरशिप करना चाहती है, ये सरकार अपना जिद्दी रवैया छोड़ने
के लिए तैयार नहीं है, इसीलिए स्पीकर के लिए हमने कॉन्टेस्ट किया है, हमने मैदान में अपना उम्मीदवार उतारा है। चूंकि डिप्टी स्पीकर की मांग नहीं मानी जा रही थी, कन्वेंशन है, लेकिन उस कन्वेंशन को फॉलो नहीं किया जा रहा था सरकार की तरफ से, इसीलिए मैदान में विपक्ष भी उतर गया है। विजयलक्ष्मी, अभी के सुरेश को हम सुन रहे थे, उनकी बातों को सुनकर तो ऐसा लग रहा है कि वो भी जानते हैं कि जीतना उनका असंभव सा है, इम्पॉसिबल सा है, बड़ा मुश्किल है। लेकिन वही बात है, नैरेटिव गढ़ना है और डिप्टी स्पीकर की मांग को जोर शोर से उठाना है। देखिए प्राची, जहां तक बात है डेप्यूटी स्पीकर की, विपक्ष को उम्मीद थी कि डेप्यूटी स्पीकर का पद जो है वो सरकार शायद मान जाए, क्योंकि नंबर्स इस बार विपक्ष के पास हैं। और अब जब सरकार से किसी तरह का आश्वासन शायद केसी वेणुगोपाल और राजनाथ सिंह की जब बातचीत हुई होगी तब नहीं मिला होगा, क्योंकि आज सुबह काफ़ी सारे नेताओं से बात हुई तो सब नेता ये बोल रहे थे कि हम पहले देख रहे हैं कि सरकार क्या करती है, क्या वो डेप्यूटी स्पीकर हमें दे रहे हैं, अगर दे रहे हैं तो कोई कॉन्टेस्ट नहीं होंगे। किसी कॉन्टेस्ट के मूड में उस टाइम ऑपोजिशन के लीडर्स तड़के नहीं थे, लेकिन उनको उम्मीद जरूर थी कि शायद इस बार कन्वेंशन को फॉलो करते हुए सरकार डेप्यूटी स्पीकर उनको देगी। लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तो फिर ये ऑपोजिशन ने तय किया कि ये एक नैरेटिव की लड़ाई है, एक परसेप्शन की लड़ाई है, और लड़ाई इस बात की है कि कैसे ये सरकार कन्वेंशंस को ताक पर रख रही है। ऐसा आरोप विपक्ष ने 2024 के लोकसभा चुनाव में भी लगाया, और यही आरोप जो है इसी आरोप को लगाते हुए इस नैरेटिव को आगे बढ़ाना चाहता है विपक्ष कि कैसे कन्वेंशन का इस सरकार ने पालन नहीं किया, जिसके चलते लोकसभा के स्पीकर पद का चुनाव देश में पहली बार हुआ स्वतंत्रता के बाद, और कैसे कन्वेंशन जो एक लोकसभा अगर आप छोड़ दीजिए 17वीं लोकसभा, उससे पहले 16 लोकसभाओं में डेप्यूटी स्पीकर का पद जो है विपक्ष को जाता रहा है, यह भी एक कन्वेंशन है। तो कहीं ना कहीं विपक्ष यह दो मैसेजिंग यहां से करेगा, एक कि पहली बार स्पीकर का चुनाव हुआ क्योंकि सरकार ने डेप्यूटी लोकसभा स्पीकर का पद जो है वो विपक्ष को देने से मना कर दिया, यानी कन्वेंशन को मानने से सरकार ने मना कर दिया, और विपक्ष का जो उसको मिलना चाहिए था वो उसको देने से इनकार कर दिया। लिहाजा विपक्ष को मजबूरन लोकसभा स्पीकर का चुनाव लड़ना पड़ा। इसके अलावा लोकसभा के जो पूर्व 17वीं लोकसभा के स्पीकर रहे ओम बिरला, जो इस बार फिर से नामांकन भर रहे हैं, काफी आरोप उनके खिलाफ भी हैं। काफी आरोप विपक्ष के नेता उन पर भी लगाते हैं। विपक्ष के नेता मानते हैं कि 146 के करीब सांसदों का निलंबन उनके कार्यकाल में हुआ। ऐसे में उनका रवैया, ऐसा विपक्षी सांसद मानते हैं कि काफी डिक्टेटोरियल रहा एज अ स्पीकर। ऐसे में ऐसे व्यक्ति का नामांकन दोबारा होने पर विपक्ष का मानना है कि उनको अपना उम्मीदवार, उसको विरोध के स्वरूप उतारना जो है वो उनके लिए बेहद जरूरी था। बिल्कुल, देखिए जो परसेप्शन, जो नैरेटिव और जिन रणनीति की बात आप विजयलक्ष्मी कह रही हैं, वही बात समझ में आ रही है। विपक्ष के लिहाज से अगर आप समझेंगे तो विपक्ष देश के सामने सरकार की एक ऐसी छवि रखना चाहता है जिसमें सरकार डिक्टेटरशिप करती हुई नजर आए, जिसमें सरकार हठ धर्मिता करती हुई नजर आए। चूंकि विपक्ष ये बार बार बता रहा है कि हम डिप्टी स्पीकर की मांग कर रहे हैं, और ये मांग कोई नई मांग नहीं है, कोई अनोखी मांग नहीं है। चूंकि देश की परंपरा ये रही है, कन्वेंशन ये रहा है, 16वीं लोकसभा तक डिप्टी स्पीकर का जो पद है वो विपक्ष के पास रहा है। 17वीं लोकसभा में ऐसा हो नहीं पाया था। कोशिश विपक्ष की तरफ से की गई थी, चिट्ठियां लिखी गई थी, लेकिन उसका कोई जवाब सरकार की तरफ से नहीं दिया गया था। इस बार नंबर्स के लिहाज से विपक्ष पिछली बार की तुलना में काफी मजबूत नजर आता है, इसलिए डिप्टी स्पीकर की मांग विपक्ष की तरफ से रखी जा रही थी। सरकार ने मांग नहीं मानी। अब विपक्ष ये दिखा रहा है कि सरकार विपक्ष की सुनने को तैयार नहीं है, अपनी मनमानी करने के लिए तैयार है। वहीं दलित कार्ड खेलने की कोशिश की जा रही है। वहीं अगर आप इसे सत्ता पक्ष की तरफ से समझेंगे तो चुनावी नतीजे आने के बाद जो लोग ये कह रहे थे कि इस बार ये मजबूत नहीं मजबूर सरकार होगी, तो ऐसा कतई नजर नहीं आ रहा है। जो फैसला सरकार को लेना है वो सरकार बखूबी लेती हुई नजर आ रही है। अब इस पर लगातार नेताओं के रिएक्शन सामने आ रहे हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। इसका मतलब है कि आप वही तौर तरीका, मैं, मेरा, मुझको, मेरे आगे कोई नहीं, मेरे पीछे कोई नहीं, मेरे बाएं कोई नहीं, मेरे दाएं कोई नहीं, जो मैं सोचता हूं वही सबसे अच्छा है। तो एक संदेश, ये मैंडेट जो है इस चुनाव का उसके अनुरूप है। एक तो अव्वल प्रोटेम स्पीकर में आपको इनको मौका देना था, आपने वहां संकीर्ण दायरा दिखाया। क्या वजह है? क्या सुरेश जी की सामाजिक पृष्ठभूमि, जातिगत पृष्ठभूमि से आपको परेशानी है? क्योंकि ऐसी चीजें लोक विमर्श में चल रही हैं, और मैं समझता हूं कि मैंडेट के संदेश के अनुसार अभी इंटरेस्टिंग चीजें होंगी। कई लोगों को अपने, कई जो दल हैं उनके साथ भी हैं, उनको भी सोचना होगा कि फैसला कैसा लें।
जिससे कि फासला ना बढ़े। देखिए, सरकार का पूरा स्टैंड इस सरकार को बनने के बाद का देख लीजिए। कई लोग उम्मीद लगा के रखे बैठे थे कि अब मोदी जी थोड़ी सामूहिकता को प्रश्रय देंगे। अध्यक्ष के विषय पर बात करने के लिए श्री वेणुगोपाल जी और टीआर बालू साहब आए थे और माननीय रक्षा मंत्री जी से चर्चा उन्होंने की। माननीय रक्षा मंत्री जी ने उन्हें अब एनडीए की तरफ से जो स्पीकर के लोकसभा के अध्यक्ष के उम्मीदवार हैं उनका नाम बताया और उन्होंने समर्थन मांगा। कांग्रेस पार्टी वेणुगोपाल साहब का कहना था कि आप उपाध्यक्ष का पद अभी आप इसी समय उसको स्वीकार करें। माननीय रक्षा मंत्री जी ने उनको कहा कि जब उपाध्यक्ष का चुनाव होगा तो हम निश्चित तौर पर हम सभी लोग बैठ के बात करके उपाध्यक्ष तय करेंगे, लेकिन वो शर्त पर अड़े रहे और शर्तों के आधार पर वो लोकतंत्र चलाना चाहते हैं, दबाव की राजनीति करना चाहते हैं। तो ये लोकतंत्र में नहीं चलता है, दबाव की राजनीति नहीं। देखिए, सर्व सहमति से ये किसी पक्ष का ये चुनाव नहीं होता। स्पीकर का जो पद है वो पूरे सदन के लिए होता है। ऐसे में आज़ादी के बाद मुझे तो नहीं याद कि इस तरीके के पद को लेकर चुनाव हो, पर जिस तरीके से विपक्ष की इस बार भूमिका रही है और शर्तों के साथ जिस तरीके से विपक्ष सामने आया है कि आप डिप्टी स्पीकर के पद पर सहमति कीजिए, जबकि हम सब लोग उसके लिए चर्चा के लिए तैयार थे, पर उसके बावजूद शर्त रखना, उस पर अड़ना और इस तरीके से अपनी भूमिका को निभाना मुझे नहीं लगता कि उचित है। बहरहाल जीत सुनिश्चित है, अगर चुनाव ऐसा होता भी है उसमें कहीं कोई शंका की बात नहीं है। किसी शर्त लोकतंत्र में नहीं रखी जाती, और खास तौर पे जब सदन के अध्यक्ष की आप बात कर रहे हैं, आप उसके सामने शर्त रखेंगे कि एक डिप्टी स्पीकर का पद जब तक डिसाइड नहीं कर लिया जाता तब तक आप सहमति नहीं देंगे। इस तरीके से लोकतंत्र नहीं चलता। तो देखिए, कोई शर्त नहीं चलेगी, कोई डिक्टेटरशिप नहीं चलेगी। यही बातें सत्ता पक्ष और विपक्ष की तरफ से आप जरूर सुन रहे हैं। अब देवेंद्र, ये वही विपक्ष है जो कह रहा है कि सरकार हठधर्मिता कर रही है, सरकार डिक्टेटरशिप कर रही है। जब लोकसभा चुनाव के नतीजे आए थे तो इसी विपक्ष ने यह भी कहा था कि इस बार मोदी मजबूत नहीं बल्कि मजबूर हो गए हैं और उनके फैसलों में वो रिफ्लेक्ट करेगा। लेकिन हो रहा है बिल्कुल उलट। सरकार फ्रंट फुट पर आकर खेल रही है, बिल्कुल भी डिफेंसिव नजर नहीं आ रही है। बिल्कुल प्राची, और किसी लेवल पे ये संकेत भी नहीं मिला कि सरकार किसी तरह के कंप्रोमाइज़ के मूड में है। कल भी मैंने बहुत टॉप लेवल से इन सारी चीज़ों को खंगालने की कोशिश की थी और जो सेंस मिल रहा था उसे साफ समझ में आ रहा था कि सरकार को जो करना है, क्योंकि नंबर्स गेम उनके पास हैं, नंबर्स उनके पास हैं, स्पीकर और सत्ता पक्ष का होना चाहिए, सहयोगी दल इस बात के लिए तैयार हैं कि बीजेपी का स्पीकर हो, तो ऐसे कंडीशन में ओम बिरला के नाम को आगे किया जाएगा। हाँ, इतना ज़रूर है कि कोशिश ये होगी कि अपोजिशन के सभी दलों के जो प्रमुख नेता हैं उनसे बातचीत करके उन्हें समझाया जाए। कल रात इस कार्रवाई को की भी गई, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। और आज सुबह जब मुलाकात के दरमियान राजनाथ सिंह बार बार इस बात को कहते रहे कि जब डिप्टी स्पीकर का मामला आएगा तब भी हम लोग मिल बैठ के ही बातचीत करेंगे, आज जैसे कर रहे हैं, और उस समय वो फैसला लिया जाएगा। ये शर्त क्यों रखा जाना? तो वो शर्त पे इतना ज़्यादा अपोजिशन अड़ा हुआ था। जाहिर तौर पे अपोजिशन भी एक विंडो चाह रहा था एग्जिट करने के लिए, ताकि एक माहौल बनाए कि देखो लोकतंत्र को लेकर आगे किस प्रकार से नॉर्म्स का पालन नहीं किया जा रहा है, और जो आरोपों की श्रृंखला है उसमें एक कड़ी और जुड़ जाए। क्योंकि आप राहुल गांधी का ही बयान देखें, राहुल गांधी का ये कहना, जब उन्होंने बताया कि फ़ोन नहीं आया तो उस लाइन में उनका ये भी कहना है कि हमारे नेता का इंसल्ट किया। जाहिर तौर पे फ़ोन नहीं आना, हो सकता है कि फ़ोन नहीं आने की वजह कुछ भी हो सकती है, लेकिन ये कहना कि क्योंकि सुबह फ़ोन नहीं आया है इसलिए हमारे नेता का इंसल्ट किया गया, उससे आप राजनीतिक मंशा समझ सकती हैं कि अपोजिशन किस तेवर के साथ इस पूरे एपिसोड को डील कर रहा है। और उसमें तो फिर यही होना था कि आज़ादी के बाद से ऐसा पहली बार होगा कि स्पीकर पद के लिए वोटिंग हो। हालांकि एक चीज़ और भी कही जाती है, बहुत सारे विशेषज्ञ इस बात को कहते हैं कि डेमोक्रेसी में वोटिंग होना कौन सी खराब बात है, लेकिन अगर हाउस की कार्यवाही आपको चलाना है तो वहाँ पर ज़रूर खराब बात इस लिहाज से हो जाता है कि स्पीकर किसी दल का नहीं होता है। जैसे ही वो स्पीकर चुने जाते हैं वो सबके होते हैं, और उसको उस भावना को जरूर चोट पहुंची है। लेकिन ओम बिरला के चेहरे से बहुत सारी शिकायत देवेंद्र हमेशा से विपक्ष को रही हैं। 17वीं लोकसभा में ओम बिरला ने जो कड़े फैसले लिए, जो बड़े फैसले लिए, जिसमें कई विपक्षी नेताओं को संसद की कार्यवाही से हटाया गया, उसकी शिकायत
शिकायत, उसकी टीस अभी भी विपक्ष के अंदर बरकरार है। अब जो शिकायत है ओम बिरला को लेकर विपक्ष की, वो आपके सामने रख रही हूं। पक्षपातपूर्ण रवैये का आरोप ओम बिरला पर विपक्ष की तरफ से लगाया गया। 2 दिन में 140 सांसदों का निलंबन किया था ओम बिरला ने, उसको लेकर सवालों के घेरे में ओम बिरला को लाया गया विपक्ष की तरफ से। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा का जो निलंबन हुआ था, हालांकि वो मामला कुछ और था, लेकिन उसे भी इस बात से जोड़कर विपक्ष ने दिखाने की कोशिश की कि ओम बिरला सबके लिहाज से काम नहीं करते हैं, वो सिर्फ एक पार्टी के होकर रह गए हैं। पक्षपातपूर्ण रवैया है, सत्ता पक्ष और विपक्ष के लिए माइक्स बंद करवा दिए जाते हैं, विपक्ष के नेताओं को दिखाया नहीं जाता है, उन्हें बोलने का समय नहीं दिया जाता है, और तो और विपक्ष के नेताओं को अपनी आवाज उठाने पर निलंबन की कार्रवाई का सामना भी करना पड़ता है। तो ये ओम बिरला को लेकर विपक्ष की शिकायतें रही हैं 17वीं लोकसभा में। वही नाम सत्ता पक्ष की तरफ से इस बार भी आगे किया गया। हालांकि कल तक की उम्मीद थी, या ये कहें कि आज सुबह तक की उम्मीदें थी कि शायद ओम बिरला के नाम पर सहमति बनाने में सत्ता पक्ष कामयाब रहा है। विपक्ष के नेताओं से बातचीत लगातार की जा रही थी, मल्लिकार्जुन खड़गे से बातचीत की जा रही थी। और देखिए, इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। शरद पवार, जो कि इंडिया ब्लॉक के एक प्रमुख चेहरे हैं, वो ये कह रहे हैं कि सर्वसम्मति से स्पीकर का चुनाव होना चाहिए, क्योंकि स्वतंत्र भारत में ऐसा पहली बार हो रहा है जब स्पीकर को लेकर चुनाव होगा, मतदान होगा। ऐसे में शरद पवार इंडिया ब्लॉक की रणनीति से अलग जाकर ये बयान दे रहे हैं कि सरकार ही अध्यक्ष का चुनाव करे, सर्वसम्मति से स्पीकर का चुनाव होना चाहिए। यानी इंडिया ब्लॉक में जो एक फूट है वो भी कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है।